सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतना ऐतिहासिक और व्यापक बदलाव, रिफॉर्म जो देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए, ट्रांसफॉर्म करे, ऐसा बदलाव जो शायद मुझे लगता है आजादी के बाद पहली बार इतने बड़े रूप में देश के टैक्स स्ट्रक्चर में किया गया है। इतना बड़ा राहत जो देश के उपभोक्ताओं को दी गई है, सरलीकरण जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रभावशाली रहेगी, और एक नए उमंग के साथ हमारे देश के युवा युवती, हमारे देश की महिलाएं, किसान, किसानी उत्पादन, एमएसएमई का उत्पादन, हर वर्ग का उपभोक्ता दुकानदार हो, उद्योग चलाने वाला उद्यमी हो, हर एक को एक बहुत बड़ा तोहफा 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन मिलने जा रहा है। 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को वादा दिया था कि अब देश निकल पड़ा है, रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, बड़े परिणाम करने वाले, बड़े परिणाम देने वाले अब कदम भारत में उठाने की क्षमता है। ये क्षमता ये क्षमता जरा पैशन आ जाता है ना, ये क्षमता देश में 2014 में नहीं थी। जब हमारी सरकार आई उस समय की अर्थव्यवस्था हम सब जानते हैं कितनी कमजोर थी। हम सब जानते हैं कि 10 साल कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार करने के अलावा प्रभावशाली कदम या ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म के कोई कदम उठाए नहीं गए। वादे बहुत मिलते थे, एक्शन मिसिंग था। अटल जी ने कल्पना की थी एक टैक्स की कि सभी 30-35 अलग अलग प्रकार के टैक्स, ड्यूटी, लेवीज, इन सबको एकत्रित करके एक टैक्स बनना चाहिए। 2004 में अटल जी चुन के नहीं आए, यूपीए की सरकार वादा देती रही। कांग्रेस के वित्त मंत्री बार बार कहते रहे कि हम एक टैक्स लाएंगे देश में, लेकिन कोई राज्य सरकार उन पे विश्वास ही नहीं करती थी। कोई राज्य सरकार को यह कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये बदलाव करने से अगर घाटा हो जाए या रेवेन्यू कम हो जाए तो केंद्र सरकार उनकी मदद करेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प था और आर्थिक सोच स्पष्ट थी, जिसके कारण उन्होंने ये हिम्मत की कि केंद्र सरकार जो भी राज्य में जीएसटी आने के बाद अगर रेवेन्यू कम होगा या ग्रोथ, रेवेन्यू की बढ़त 14% से कम होगी, उसको केंद्र सरकार कॉम्पेंसेशन के माध्यम से पूरा करेगी 5 साल के लिए। अब सोचिए कितनी बड़ी हिम्मत की बात थी। आप जब जीएसटी ला रहे हो, सरलीकरण कर रहे हो, 35 अलग अलग अफसर लोगों के यहां जाते थे, फॉर्म भरने पड़ते थे, कितनी कठिनाइयों से व्यापार और उद्योग जगत गुजरता था। ऑक्ट्रॉय भरो, किधर एंट्री टैक्स भरो, सेल्स टैक्स अलग है, सेंट्रल सेल्स टैक्स अलग है, एक्साइज ड्यूटी अलग है, अन्य अन्य सेस अलग अलग स्टेट्स लगाते थे,
उस समय की केंद्र सरकार के भी टैक्सेस, ड्यूटीज और सेसेस होती थी, उन सबको संकलित करके एक प्रकार से बड़ी राहत दी उद्योग जगत को, व्यापार जगत को और उपभोक्ताओं को भी। जो सभी टैक्स मिला के जो बोझ पड़ता था उन्हें दिखता नहीं था, क्योंकि वो अलग अलग लेवल पे था, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट था, मल्टीपल लेवल्स पे टैक्स, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। एक्साइज पहले लगती थी तो सेल्स टैक्स एक्साइज के ऊपर लगती थी, ऑक्ट्रॉय सेल्स टैक्स एक्साइज दोनों के ऊपर लगती थी। अगर बीच में सेंट्रल सेल्स टैक्स 4% अलग लगा तो उसके ऊपर भी ऑक्ट्रॉय लगती थी, उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स लगता। तो ये सब कठिनाइयां, आपको याद होगा कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को सी फॉर्म का कितना मुसीबत होती थी व्यापारियों के लिए। इन सब को समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जीएसटी लागू किया, उपभोक्ताओं का बोझ कम किया, सरलीकरण किया। 2017 पहली जुलाई से 5 साल तक राज्य सरकारों को कमिट किया, विश्वास दिलाया कि 14% वार्षिक हर वर्ष बढ़त भी मैं कमिट करता हूं कि अगर आज 17 में आपका 100 रुपए इकट्ठे होते हैं तो अगले साल 114 कमिट करता हूं, उसके अगले साल सिर्फ 14 नहीं, 114 पे 14%, यानी लगभग 16 हो गए, 130। उसके अगले साल 14%, 130 रुपए पे। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके ऊपर विश्वसनीयता भी थी, सभी राज्य, विपक्षी राज्यों ने भी मिलकर रेट्स तय किए, स्लैब्स तय किए, पूरा प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और समय समय पे 2017 से 24-25 तक समय समय पे जहां जहां संभव हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी रेट्स कम करते ही रहे। आपको याद होगा 2018 में तो 100-150 आइटम पे रेट कम किए थे एक साथ, और ये एक सिलसिला लगातार देश के उपभोक्ताओं को लाभ मिले, ये चलाया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। अनाप शनाप आरोप, झूठे आरोप, गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की विपक्ष ने, पर आप कोई व्यक्ति से बात कर लो, जो बोझ 2014 के पहले था, कांग्रेस के केंद्र और राज्य में जब सरकारें होती थी, उससे कितना कम बोझ पेपर वर्क का या टैक्स का 17 के जीएसटी आने के बाद लगातार घटता हुआ बोझ देखने को मिला, और जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था को भी उछाल मिला। अब 5 वर्ष पूरे हो गए और कोविड के समय जब डिमांड कम थी तब तो भारी कॉम्पेंसेशन सेस पे करना पड़ा, जो कलेक्ट हुआ था उससे भी ज्यादा। फिर भी मोदी जी की सरकार ने पूरे 5 साल कोविड का समय जोड़कर 14% बढ़त के साथ कॉम्पेंसेशन देने का काम किया। अब कॉम्पेंसेशन सेस जितना अभी तक दिया था वो लगभग कुछ ही महीनों में पूरा होने जा रहा था। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा थी कि अब हमें लाभ देना है, हमारे उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ देना है और सरलीकरण करनी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमारे व्यापार और उद्योग जगत को सरल टैक्स और सरल करना है, टैक्स को उपभोक्ताओं के ऊपर उनको लाभ देना है कि उनके ऊपर भी सस्ता सामान मिलने का लाभ पहुंचे और सस्ता हो जाए सामान। और मैं समझता हूं जो 3 दिन पहले 3 तारीख को ऐतिहासिक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में
जीएसटी काउंसिल के निर्णय हुए, ऐसा कोई वर्ग नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों को लाभ पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए मैंने कहा ये आज तक का सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल, सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा, देखा जाएगा। आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाने का काम करेगा, देश में डिमांड बढ़ाएगा। और देखिए कितना व्यापक इसका स्कोप है। खाने पीने की हर वस्तु, व्हाइट गुड्स, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ियां, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी के जितने प्रोडक्ट्स हैं, कपड़े, जूते, घड़ियां, चश्मे, आप सुबह से रात तक अपनी दिनचर्या में देख लीजिए आपको क्या क्या चीजें लगती हैं। आपको ध्यान आएगा कि लगभग हर एक चीज में दाम कम होंगे 22 तारीख के बाद। और सरकार सुनिश्चित करेगी, सरकार निगरानी रखेगी। और मुझे उद्योग जगत से कमिटमेंट मिली है कि नक्की 100% जो भी लाभ हुआ है जीएसटी रेट्स कम करने का, वो उपभोक्ताओं को पास ऑन करेंगे। और मित्रों, हमारे मध्यम वर्ग को, हमारे गरीबों को, हमारे किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, हर एक को इस घटते हुए जीएसटी रेट्स का लाभ आगे आने वाले दिनों में पहुंचेगा। हर घर खुशी पहुंचेगी। जो युवा युवती कई चीजें चाहते थे, उन सब चीजों में उनको सस्ते दामों पे लेने की संभावना बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था आज इतनी मजबूत है कि बैंक का इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, महंगाई का दर 1.55% पे आ गया है, विकास का दर ऐतिहासिक पिछले क्वार्टर में, पिछले तिमाही में, जबकि पूरी दुनिया में बड़ी सुस्ती है ग्रोथ में, विकास में, भारत विश्व का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था, 7.8% पिछले क्वार्टर में। ये सब चीजें मजबूती के प्रतीक हैं। और इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कहां कांग्रेस के शासन में चीजों पे 30%, 35% एक्साइज, वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जीएसटी, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, अन्य प्रकार के टैक्सेस का बोझ आज के जीएसटी रेट से बहुत अधिक ज्यादा पड़ता था। उसके सामने मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और जिस प्रकार से उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है, उसके कारण आज जीएसटी में घटाने में हम सफल हुए। हर वस्तु जो हमें रोजमर्रा का लगता है उसको कम किया गया, प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई किया गया, रेट रैशनलाइजेशन करके अगर किधर कुछ ऐसा था कि फिनिश प्रोडक्ट पे कम था और रॉ मटेरियल पे ज्यादा था, उसको भी ठीक किया गया। जैसे मैनमेड टेक्सटाइल्स की पूरी चेन को 5% कर दिया गया। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस और उनके मित्र दलों की नकारात्मक सोच के सामने एक बड़ा सकारात्मक कदम उठाकर देश की अर्थव्यवस्था को बल देने वाला, देश की विकास यात्रा को और आगे बढ़ाने में काम करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम लिया। दवाइयां कम होंगी, मेडिकल डिवाइसेस, दवाइयों पे टैक्स कम होगा, 35-36 लाइफ सेविंग ड्रग्स पे तो 0 कर दिया गया, मेडिकल डिवाइसेस पे कम किया गया, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस सस्ती हो जाएगी। तो एक तरफ तो आयुष्मान भारत से वैसे ही 62-65 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज मिल रहा है,
पर जो मिडिल क्लास हेल्थ इंश्योरेंस निकालती है या अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए लाइफ इंश्योरेंस निकालती है, उस पर पूरा 18% को शून्य कर दिया गया है जीएसटी को। रोजमर्रा के साबुन, टूथपेस्ट, खाने पीने की चीजें, बाइसिकल, टू व्हीलर, फर्नीचर, हर एक में कमी की गई है। कपड़े, जूते, टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, एक प्रकार से आर्थिक अर्थ स्थिति को और मजबूती देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इससे डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो निवेश आएगा भारत में, क्योंकि लोगों को दिखेगा यहां पे माल बिकता है। निवेश आएगा तो नई नौकरियां बनेंगी, नए रोजगार का साधन, उद्यमियों को, व्यापारियों को आमदनी बढ़ेगी। जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। इसको एक तरीके से एक साइकिल ऑफ ग्रोथ के रूप में देखा जा सकता है। मल्टीप्लायर इंपैक्ट इसका बहुत बड़ा होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं और आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके माध्यम से देश के 140 करोड़ लोगों तक ये बात पहुंचे कि नवरात्रि 22 सितंबर को एक पूरी खुशी के साथ हम सब मनाएं। ये दसरा, ये दिवाली, ये छठ पूजा और उमंग के साथ सभी के लिए रहेगी। हम सब मिलकर सुनिश्चित करें, निगरानी रखें। हम तो रखेंगे ही, मेरे मीडिया के साथी भी रखें कि जो हमने जीएसटी में कमी की है रेट्स में, उसका पूरा लाभ उपभोक्ता तक पहुंचे और आगे आने वाले दिनों में बढ़ती हुई आमदनी के साथ साथ घटते हुए खर्चे से हमारे देश के लोगों की खुशहाली में एक नए ऊंचाई पे हम लेके जाएं। विकसित भारत 2047 तक जो संकल्प 140 करोड़ भारतवासियों ने लिया है, जो स्वदेशी वस्तुओं को इस्तेमाल करने का आज उत्साह हम देश के कोने कोने में देख रहे हैं, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने का आज सरकार और उद्योग के बीच मिलकर काम तेजी से हो रहा है, इन सब में ये जीएसटी में जो बड़ा बदलाव हुआ है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। मुझे पूरा विश्वास है देश के 140 करोड़ भारतवासी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बहुत ही ऐतिहासिक, निर्णायक और सूझबूझ से भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला कदम को की सराहना करेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे और हम सब मिलके अमृत काल में देश को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहली बात तो विपक्ष का जो कहना है वो वास्तव में उनकी नाकामियों के बारे में वो उजागर कर रहे हैं कि वो कितने नाकामयाब रहे कुछ भी करने के लिए 10 साल 2004 से 14 जो उनके पास थे। वो तो सहमति नहीं बना पाए कि टैक्स को वन नेशन वन टैक्स कर पाए। और कांग्रेस के समय मैंने अभी अभी समझाया कितने अलग अलग प्रकार के टैक्स थे, टैक्स के ऊपर टैक्स था और कोई भी वस्तु पे टैक्स। आप कोई व्यापारी, कोई उद्योग के व्यक्ति से बात कर लीजिए, ऐसा एक आपको आइटम नहीं दिखेगा जो कांग्रेस के समय आज से कम टैक्स में उपलब्ध था। एक आइटम नहीं मिलेगा। कांग्रेस यानी हाई टैक्सेशन, दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं है। कांग्रेस ने तो जब एक जमाने में इनकम टैक्स में 95% तक टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स सब लगाया करते थे। तो कांग्रेस की नाकामियों के बारे में एक प्रकार से वो खुद ही खुलासा कर रहे हैं। और 8 साल लेट का, 8 साल पहले भी हमने जो रेट उस समय के कांग्रेस के रेट थे उसको कम किया, लगातार उसको कम करते रहे। और उस समय
सब कांग्रेस के राज्य सरकारें थी, जहां अधिकांश, हमारी तो बहुत कम थी। उसके बावजूद ये बड़ा बदलाव लाए, सभी राज्य सरकारों को साथ में लेके आए। उस समय की परिस्थिति के हिसाब से कि राज्य सरकारों का रेवेन्यू लॉस ना हो, उनको 14% ग्रोथ भी हो, उस समय जो निर्णय लिए गए वो सराहनीय थे। कांग्रेस उसमें शामिल थी। और आज जो निर्णय लिए गए हैं उस पर कर्नाटक सरकार या केरल सरकार ने जैसे जीएसटी काउंसिल के खुलासा आ रहा है बाहर, जो व्यवहार किया, वो खुश नहीं थे उपभोक्ताओं को लाभ देने के लिए। वो वहां फिर भी कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से ना हो, क्योंकि उन्हें समझ थी कि उससे कांग्रेस एक्सपोज हो जाएगी, कि उन्होंने ये कोई अच्छे कदम नहीं उठाए उनके 10 साल के शासन में, बजाय के भ्रष्टाचार करने। रही बात बाकी जो टैक्सेस हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स को संकलित किया गया है। टोल टैक्स तो रोड के ऊपर लगता है, या इनकम टैक्स आपकी आमदनी पे लगता है, और उसमें भी जो बदलाव किया, देखिए 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 12,75,000 सैलरी अनर का हो तब तक कोई टैक्स नहीं। इसी साल हुआ। तो आप देख सकते हैं कितने संवेदनशील है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कि गरीब और मध्यम वर्ग पे बोझ कैसे कम करना, ये उनका लगातार 11 साल में प्रयास रहा है, और सफल प्रयास रहा है। इसीलिए मैंने उनका धन्यवाद किया। संजय शर्मा, पहली बात तो हमारे पास कंज्यूमर विभाग है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, हमारा विभाग है, हम सब मिलके इस चीज पे निगरानी रखेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा और अभी भी अनुरोध करता हूं कि ये हम सबका सामूहिक प्रयास रहना चाहिए। सरकार तो अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, राज्य सरकारें भी निगरानी रखें कि ये जीएसटी पास ऑन हो। और मुझे उद्योग के सभी वर्गों ने ऑलरेडी एश्योरेंस दिया है कि पूरा जीएसटी पास ऑन किया जाएगा, जो भी लाभ कोई भी कंपनी को, कोई भी उद्योग को मिलेगा। रही दूसरी बात, राहुल गांधी जी को स्वाभाविक रूप से मालूम था ये होने वाला है, क्योंकि उनके मंत्री भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में हैं, उनकी राज्य सरकारें भी ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज में। तो मैंने एक ये पैटर्न देखा है कुछ वर्षों से, कि आखिर काम करना तो ओवरनाइट नहीं होता है, हम छुप छुप के तो काम नहीं करते, बड़े खुले उससे सब राज्य सरकार भी तो जीएसटी काउंसिल में। जब जब उनको पता चलता है कि मोदी जी कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो तब तब उस डिमांड को रेज करना शुरू कर देते। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी के बारे में हम सब जानते हैं कि वो तो एक ऐसा रॉकेट है जो कई बार लॉन्च होने के बाद फेल हो चुका है, टेक ऑफ ही नहीं किया। टेक ऑफ के पहले ही फ्यूज आउट हो जाता है। तो वो जिस प्रकार के वक्तव्य देते हैं, उनको खुद को पता नहीं रहता है कई बार कि उन्होंने पहले क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि देश की जनता इस प्रकार के वक्तव्यों से कोई प्रभावित नहीं होती है। अरुण, CNN। पहली बात तो इस निर्णय का बाकी कोई देश के निर्णयों से कोई संबंध नहीं है, ये मैंने कल भी स्पष्ट किया था। क्योंकि जैसा मैंने अभी अभी संजय जी को बताया, स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा बदलाव कोई ओवरनाइट तो नहीं होता है। कई महीनों से, शायद लगभग 1 साल से इसके ऊपर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार सलाह मशुरा कर रही है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इस पे काफी समय से काम कर रहे हैं। उसका परिणाम हमें 3 तारीख को देखने को मिला। और रही बात बाकी देशों में इसके साथ क्या हो रहा है, वो तो हाल का विषय है, महीने 1.5 महीने का विषय। तो इससे दोनों में कोई जोड़ नहीं है, कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग विषय है। आनंद, दूसरी बात आपने कही कि रेवेन्यू लॉस की, उसको भी कैलकुलेट करके देश के समक्ष रखा गया है। और डिमांड में जो बढ़त होगी, ब्यूएंसी आएगी, उससे जो टैक्स कलेक्ट होगा वो जितना कैलकुलेटेड लॉस है, कैलकुलेटेड लॉस तो पुराने डिमांड पे, पर जब 10-10% एक एक चीज पे कम हो रहा है, कुछ चीजों पे तो 13% कम हो रहा है, कुछ चीजों में 0 ड्यूटी लग गएगी, 18% कम हो रहा है इंश्योरेंस पे, जैसे लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस 18 से 0। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा जब
टैक्स रेट्स में कमी की जाएगी, तो उससे कितना उछाल आएगा मार्केट, और उस उछाल के कारण टैक्स भी बढ़ेगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि अगर राज्य सरकारें भी केंद्र की तरह ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट करें, आपने देखा हमारी 11 वर्ष बेदाग सरकार, और कांग्रेस की अभी भी विपक्ष की सरकारों में कोई ना कोई घोटाला हर थोड़े दिन बाद निकलता है। उन्होंने स्कैम्स करना बंद करना चाहिए, तो कभी आपको टैक्स में कभी कमी नहीं पड़ेगी। This is the negative thinking of the Congress, which we have seen over many decades now. In fact, this has started manifesting itself in their day-to-day affairs. The frustration that they are losing public support, the frustration that the Gandhi family is no more liked by the people of India, is reflecting in their actions. I think it is condemnable that the Congress sought to insult the people of Bihar. First they insulted Prime Minister Narendra Modi's mother, then now they have insulted the people of Bihar. I don't know who they will insult tomorrow. You also all be careful. They will start attacking the media, because their attacks on Election Commission have failed. People have understood that was the need of the hour, and what is happening is good for the nation. It had happened 20 years ago also. It's a routine process, but every time they choose a new person to attack. That failed. They attacked Prime Minister Modi's mother. They got a backlash. They attacked the people of Bihar, and also in a way demonstrated their very, very low mindset. And I condemn the Congress and their leadership for this thinking. एक मिनट हाँ हो रहा है हिंदी में। कांग्रेस की नकारात्मक सोच और ओछी मानसिकता का फिर एक बार उन्होंने परिचय दिया है, और ये आज का नहीं है, ये वर्षों वर्षों से हम देखते हैं कांग्रेस की नाकामियां। कांग्रेस को जनता ने ठुकरा दिया है, गांधी परिवार की लोकप्रियता खत्म हो गई है, इससे वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गए, बिखर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें जिससे हमें फिर एक बार लोकप्रियता मिले या गांधी परिवार को जनता स्वीकार करे। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं क्या बहुत विलंब हो गया है। इसलिए कभी इलेक्शन कमीशन को गाली गलौज करते हैं, कभी कोर्टों को गाली गलौज करते हैं। कोर्ट का निर्णय उनके फेवर में हो तो कोर्ट बड़ा अच्छा है, सत्यमेव जयते। कोर्ट का निर्णय कोई उनको पसंद नहीं आता है तो जजों के ऊपर आलोचना कर देते हैं। इलेक्शन में एक जगह जीत जाए तो इलेक्शन कमीशन धर्मात्मा है, दूसरी जगह हार जाए तो इलेक्शन कमीशन पे झूठे आरोप लगाते हैं। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओबीसी होने पर उन पे आरोप और उनको ऐसे शब्दों में उनके बारे में वक्तव्य देते हैं जो मैं रिपीट भी नहीं कर सकता। मणिशंकर अय्यर जी का आपको याद होगा क्या बोला था प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। आपको याद होगा किस प्रकार से व्यक्तिगत आरोप और अटैक कांग्रेस का लगातार मोदी जी के परिवार पे, उनकी जाति पे देश ने सुना है। हाल में उनकी मां के ऊपर भी। और इससे ज्यादा दर्दनीय क्या बात हो सकती है कि किसी की मां के ऊपर ऐसे ओछे तरीके से कांग्रेस वक्तव्य दे। और आज तो उन्होंने पूरे बिहार को ही इंसल्ट कर दिया है। और मुझे पक्का विश्वास है कि बिहार की जनता इसको कभी टॉलरेट नहीं करेगी। मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कांग्रेस और आरजेडी को।
इस वक्तव्य के लिए, इस इंसल्ट के लिए। दीपक चौबे। सर, कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि क्योंकि बिहार में चुनाव है इसलिए बोनस दिया गया, पर आने वाले समय में अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा, मैं इसके लिए चिंतित हूं। मैंने अभी अभी बताया कि ऐसा काम कोई ओवरनाइट तो होता नहीं है। अगर इस प्रकार की सोच होती तो हम क्या पिछले लोकसभा चुनाव के पहले नहीं कर सकते थे? क्या हम पीछे इतने सारे चुनाव आए, महाराष्ट्र में चुनाव आया, हरियाणा में चुनाव आया, झारखंड में आया, दिल्ली में हुआ, क्या हम उसके पहले नहीं कर सकते थे? तो मुझे लगता है, और वो हम जीते, महाराष्ट्र जीते, हरियाणा, महाराष्ट्र तो ऐसे जीते कि पूछो मत, स्वीप किया। केंद्र सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुन के भेजा जनता ने। तो अब मैं आपको व्यक्तिगत अपने अनुभव से भी बता सकता हूं कि मेरे 11 वर्ष उनके साथ काम करने के अनुभव से, और कई बार तो डांट भी पड़ी है इस विषय में, कि कभी कोई निर्णय मोदी सरकार चुनाव के प्रभाव में नहीं करेगी। एक बार मैं गया था, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। एक बार गया था, एक राज्य का चुनाव था, उस राज्य में मुझे एक बड़ा निवेश करवाना था, इंडस्ट्रियल पार्क बनाना था, तय हो गया था, और मैं अनाउंस करने जा रहा था। तो बात में मैंने कहा कि मैं अनाउंस करने वाला हूं एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क इस राज्य में, और उसमें थोड़े दिनों बाद चुनाव भी होने वाला है। उन्होंने मुझे देखा कि किसने आपको बोला है क्या कि उस चुनाव की वजह से आप ये अनाउंस करो? मैं कहा नहीं, किसने बोला नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से हमें लाभ होगा। तो ऐसी डांट पड़ी मुझे। उन्होंने कहा मेरी सरकार कभी कोई निर्णय चुनाव को मद्देनजर रखते नहीं लेगी, और उन्होंने डायरेक्ट किया मुझे, अब ये मत अनाउंस करना चुनाव तक, नहीं तो लगेगा चुनाव के कारण अनाउंस किया। और मैंने वो अनाउंसमेंट चुनाव के बाद किया। चुनाव हम जीत गए, उसके बाद वो अनाउंसमेंट किया। ये है मोदी जी की सोच, और ये विपक्ष की जो ओछी सोच है वो कभी ये बात समझ ही नहीं पाएगी। रही बात अर्थव्यवस्था के प्रभाव की, कपिल सिब्बल जी भी उस सरकार के हिस्सा था 10 वर्ष यूपीए की, जिसमें एक फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी बना के छोड़ दिया हमारे लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक मजबूत अर्थव्यवस्था 2004 में छोड़ी थी, जिसमें विकास दर 8% से ज्यादा था, मुद्रा स्थिति अच्छी थी, फॉरेन एक्सचेंज विदेशी मुद्रा स्थिति बड़ी मजबूत थी, महंगाई 4% से कम थी। चिदम्बरम जी ने पहले फाइनेंस मिनिस्टर के नाम जो अपना भाषण था, इकोनॉमिक सर्वे था और बजट था, उसमें एक्नॉलेज किया कि मुझे एक बड़ी अच्छी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली है, मैं इसको बढ़ाऊंगा। लेकिन 14 में क्या छोड़ा? 8% विकास 4% पे छोड़ी थी, 4% महंगाई 8% हो गई थी, विदेशी मुद्रा कमजोर थी, बैंक सब डूबने के हालात पे थे, करार पे थे। आपको याद होगा बैंकिंग व्यवस्था क्या थी? दुनिया हमारे को राइट ऑफ कर चुकी थी, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी। उसमें कपिल सिब्बल भी मंत्री थे, तो वो उनकी अर्थव्यवस्था की सोच थी। और मोदी जी ने देश को विश्व का सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बनाया। ये मोदी जी की अर्थव्यवस्था है। ऐसा है कि हर एक वस्तु के ऊपर बड़ी गंभीरता से, गहराई से देखा गया है कि किस किस वस्तु पे कितना घटा सकते हैं, और पढ़ाई से जुड़ी हुई कई चीजों पे हमने घटाया है, और कुछ चीजों पे कई बार 5% इसलिए भी रखा जाता है कि सप्लाई चेन में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका वो लाभ ले पाए। अगर उसको 0 कर दिया जाए तो ऐसे कई वस्तुएं जिसमें सप्लाई चेन में अगर क्रेडिट रहा या उन्होंने जीएसटी पे किया हो, अगर उसको 0 कर दिया जाए तो उनको ज्यादा नुकसान होता है। तो बड़ी सोची समझी नीति तहत ये पूरे रेट्स तय किए गए, और वो महीनों तक एक एक आइटम के ऊपर अलग अलग टीमों ने, और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बड़ी गंभीरता से और गहराई में जाके ये सौगात पूरे देश को दी है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।